हेलो स्टूडेंट्स, फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका वेडनेसडे की इस क्लास के अंदर। और आज हम लोग शुरू करेंगे पीपीसी के टाइप। पीपीसी होता क्या है, पीपीसी होता क्या है, ये हमने पिछली क्लास में जाना। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि पीपीसी के प्रकार क्या है, कितने टाइप का होता है पीपीसी यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, फिर दूसरा हम लोग ये भी जानेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। तीसरी चीज हम लोग ये जानेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो बात करते हैं पीपीसी के टाइप की। तो देखिए पीपीसी का जो टाइप है, एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आई गई है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, और उसमें दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल सटा के रखी जाती है, और इस सिस्टम को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर दोनों ही प्लेट्स ऑपोजिट नेचर से चार्ज हो जाती हैं। अब इसका मतलब देखिए, अब एक और चीज आगे हम लोग इसको एज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज में लेंगे। तो आगे से जो कैपेसिटर का सिंबल जो आप सर्किट में यूज लेंगे वो ये वाला सिंबल होगा, दोनों प्लेट्स बराबर बनाएंगे। ठीक है, किसी भी सर्किट में कैपेसिटर को शो करने का सिंबल ये होगा। लेकिन अगर आप बैटरी का सिंबल बनाना चाहते हैं तो बैटरी के लिए ये वाला सिंबल यूज में लेंगे। क्लियर? तो बैटरी के लिए ये वाला सिंबल और कैपेसिटर के लिए ये वाला सिंबल। बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव बड़ा माना जाता है और नेगेटिव छोटा माना जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगाते हैं। इसमें पोलैरिटी डिफरेंट होती है बट चार्ज इक्वल स्टोर होता है, इसीलिए हम लोग दोनों का जो है प्लेट का साइज एक जैसा रख करके पीपीसी को यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यहाँ पे शो करते हैं। तो एनीवे ये हमारा अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। हम अभी बात करने वाले हैं कि पीपीसी जो है बेसिकली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके वो होता क्या है। होता यह है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। अब हम बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते कितने टाइप के हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली मल्टीपल टाइप के होते हैं। इनका यूज जो है, जैसा इनका इस्तेमाल होता है वैसे ही इनके साइज और वैसे ही इनके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझिए कि होते कितने टाइप के हैं। तो नंबर एक, कैपेसिटर जो पीपीसी आपने पढ़ा है, इसमें एक कैपेसिटर आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। अब दूसरा, स्फेरिकल कैपेसिटर के अलावा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो मल्टीपल टाइप के कैपेसिटर से। अच्छा, इसके अलावा ये जो नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये तो कैपेसिटर होता ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्फेरिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक स्फीयर बनाया जाता है, उसी स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर बनाया जाता है। ठीक है, दो रेडियस के अलग अलग स्फीयर्स होते हैं, R1 R2। ये जो ड्यूल यानी कि अच्छा, दो स्फीयर वाला ये जो आपका कैपेसिटर इसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। लेकिन बात एक ध्यान रखना, चाहे ये वाला कैपेसिटर हो चाहे ये वाला कैपेसिटर, प्रिंसिपल दोनों का एक ही है। क्या प्रिंसिपल है? एक प्लेट के ऑपोजिट दूसरी प्लेट, देखो जस्ट पैरेलल दूसरी प्लेट है, यहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, ठीक है, ये ऊपर वाली पॉजिटिवली चार्ज है तो अंदर वाली वाइस वर्सा नेगेटिवली चार्ज होती है। और अगर अंदर वाली नेगेटिवली चार्ज है तो अंदर वाली पॉजिटिवली चार्ज है तो ऊपर वाली नेगेटिवली चार्ज होती है। तो इस टाइप से ये पीपीसी, ये भी एक टाइप का पीपीसी है, प्रिंसिपल सबका एक ही है, बट ये कैसा कैपेसिटर है? स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके अलावा एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, इसमें क्या होगा, एक सिलेंडर होता है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की खासियत क्या है? ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है इसकी खासियत क्या है? ये भी सेम उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिसपे ही पीपीसी काम करता है। तो बेसिकली होता सब पीपीसी है। अंदर वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी तो बाहर वाली ऊपर वाली पॉजिटिवली चार्ज होगी। दो प्लेट के जो दो प्लेट होती है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। ये भी एक टाइप का पीपीसी है, ये भी एक टाइप का पीपीसी, और ये तो पीपीसी है ही है।
है ना। तो ये नॉर्मल पीपीसी है, ये स्फेरिकल पीपीसी है और ये सिलेंड्रिकल की पीपीसी है। तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सबका प्रिंसिपल, जितने कैपेसिटर है उन सब का प्रिंसिपल एक जैसा ही होता है, किसी के प्रिंसिपल में कोई डिफरेंस नहीं है, सबके प्रिंसिपल एक ही टाइप के हैं। अब हम बात को ये समझेंगे आगे कि एक नॉर्मल पीपीसी जो होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, और ये भी पता लगाएंगे कि उसके कैपेसिटेंस जो है बेसिकली किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो मैंने आपको ये बात तो पहले ही बता दी है कि कोई भी जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है, यानी कि उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर हुआ और कितना चार्ज स्टोर होने से उसका पोटेंशियल कितना हुआ, तो उसके अंदर स्टोर होने वाले चार्ज और उसके पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वो कहलाता है कैपेसिटेंस। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर तुम्हें ग्राफ बनाओ और वो ग्राफ किस किस के बीच में है, Q और V के बीच में है, Q और V के बीच में है, तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है यानी कि जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रेडियंट है। इस ग्रेडियंट यानी कि यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा है, तो इसका मतलब tan थीटा क्या होगा, देखो ये अगर Q है तो ये सामने वाला भी Q है ना, ये V है, ठीक है, तो Q अपॉन V। तो इस ट्राइंगल के अंदर OAB, तो इन ट्राइंगल OAB ये लिख लेते हैं अपन, अच्छी चीज है, देखो इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, इस OAB ट्राइंगल के अंदर tan थीटा किसके इक्वल है, ये tan थीटा इक्वल हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर Q, है ना, और बेस कितना है V, तो Q अपॉन V तो कैपेसिटेंस होता है, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू C। यहां पर इस कर्व के अंदर या इस ग्राफ के अंदर जो Q और V के बीच में बना हुआ जो ग्राफ होता है उसका जो भी कर्व होता है उसका टेंजेंट थीटा या फिर उसका जो ग्रेडियंट होता है, उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटेंस को। y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो वहां जो m है ना, m है, m क्या है वहां पे, m स्लोप है, तो यहां पे भी ये स्लोप है, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो सिंपल यहां पर भी tan थीटा इज इक्वल टू c। c क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये कैपेसिटेंस है। आगे बढ़ते हैं, ये मिटाता हूं, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते और सीधे बात करते हैं इस पीपीसी को, इस पीपीसी का कैपेसिटेंस कितना होता है इस पे बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वी नो दैट, हमें अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर हुआ है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज स्टोर हुआ है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज स्टोर हुआ है, और साथ ही साथ इस प्लेट का एरिया ए है और इस प्लेट का भी एरिया ए है। इस वजह से हमें ध्यान है अच्छे तरीके से कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, क्यू अपॉन ए, यानी कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज आया है, सिग्मा, ठीक है। अब हमारे पास क्यू ए, अच्छा इसके अलावा ये जो दोनों प्लेट्स हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, दोनों ही प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई है, डी है। एक प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है, टोटल प्लेट का एरिया कितना है, ए है। अब सुनिए आगे, पहली बात, सिंस यहां जो ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके अंदर क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, किस डिस्टेंस के अंदर है, डी डिस्टेंस के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमेशा क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी वैल्यू है इसकी, E है, और बीच में अभी कुछ भी फिल नहीं किया गया है यानी कि एप्सिलॉन नॉट है बीच में। तो अल्टीमेटली सिंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है, तो इसीलिए यहां इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये हम लोग ये भी जानते हैं कि V इज इक्वल टू, देखो एक चीज करवाई थी आपको, E इज इक्वल टू क्या होता है, dV अपॉन dr होता है, यानी डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में आने वाला चेंज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल तो होगा ही, इसका मतलब पोटेंशियल कितना होता है, dV इज इक्वल टू होता है EdR। अब छोटी सी डिस्टेंस में छोटा सा पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो पूरी डिस्टेंस में पूरा पोटेंशियल चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, D है, तो पोटेंशियल कितना है, V है, तो V इज इक्वल टू E इंटू D। तो सिंस V इज इक्वल टू E इंटू D होता है, सिंस V इज इक्वल टू E इंटू D होता है, तो यहां पर ये जो है ये क्या है, पोटेंशियल है दोनों प्लेट्स के बीच में। अब बात ये करनी है कि दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। एक प्लेट, आपने देखो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एक प्लेट, एक ल्यूमिनस शीट जो होती है, कंडक्टिंग शीट जो होती है, वो अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनाती है वो कितनी बनाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक तरफ बनाती है या सारी तरफ, दोनों तरफ मिलके, सॉरी दोनों तरफ, यानी टोटल उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट की वजह से इस तरफ, इस प्लेट की वजह से इस तरफ और इस प्लेट की वजह से इस तरफ, दोनों की एक तरफ भाई टोटल कितना बनता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक तरफ कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक प्लेट कितना बना रही है, एक प्लेट बना रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, ये प्लेट नंबर है 2, तो प्लेट नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ बीच में। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट नंबर 2 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वजह से नेट कितना हुआ, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को एडअप किया तो E इज इक्वल टू कितना आया,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ टोटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ई की वैल्यू को यहां पुट करवाया तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ये v की वैल्यू आई है ना, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से v की वैल्यू को उठा के कहां पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बाय पुटिंग v from equation 2 to equation 1, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 के अंदर रखा तो क्या बन गया ये, तो ये बन गया C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, देखो सिग्मा की वैल्यू आपको अच्छे तरीके से पता है कि सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A, यानी यूनिट एरिया पे आने वाला चार्ज। सिग्मा की वैल्यू को मैंने खोल दिया तो C इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q अपॉन Q इंटू D अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। देखो सिग्मा की वैल्यू को खोला, पहले क्या सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू को खोला Q अपॉन A, तो Q अपॉन A Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल आउट होकर घर चला गया तो बचा क्या हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आया, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सिंपल एंड स्वीट एक्सप्रेशन आया, C कैपेसिटेंस ऑफ सच कैपेसिटर इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यानी कि अगर एक ऐसा कैपेसिटर जिसके बीच में, जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जगह खाली है, सिर्फ वैक्यूम है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, खाली जगह है मतलब वैक्यूम है, यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आएगा यहाँ पे, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है, और अगर प्लेट का एरिया, एक प्लेट का एरिया A है और उसके ऊपर Q चार्ज स्टोर हुआ है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसका मतलब कोई भी एक आइडियल, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। अब अगर ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर देखा जाए तो सिर्फ दो चीजों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बीच में अगर मैं कुछ मटेरियल फिल करूंगा, कुछ डाल दूंगा बीच में तो कुछ बदलाव हो सकता है, बट अगर वैक्यूम रखोगे तो वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब C यानी कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो उसके एक प्लेट के एरिया पे और दूसरा दोनों ही प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के। एरिया जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की जितनी कम रखेंगे हम लोग उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्या बात आती है आपको समझ में, ये एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो कैपेसिटेंस और एरिया के बीच का ग्राफ कैसा है, ऐसा स्ट्रेट जाएगा, और कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा जाएगा, तो ये होगा इस टाइप से, है ना, ये C और ये 1 अपॉन D का ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से C यानी कि कैपेसिटेंस दो चीजों पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल एरिया और डिस्टेंस के ऊपर। अब मुझे बात बताना, एरिया और डिस्टेंस जो है वो कब फिक्स होता है, वो फिक्स तब होता है जब आप उसको बनाओगे, कैपेसिटर को बनाओगे कब, जब प्लेटों का एरिया फिक्स करोगे। जिस दिन प्लेट बनी उस दिन एरिया फिक्स हो गया ना, आप चलते चलते जब स्विच ऑन कर रहे हो तब तो प्लेट का एरिया बदल नहीं सकते, जिस दिन कंस्ट्रक्शन हुआ उसी दिन फिक्स हो गया। फिर साथ साथ दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी है वो भी उसी दिन फिक्स हो गया था जिस दिन आपने इसका कंस्ट्रक्शन किया था कैपेसिटर का। तो अल्टीमेटली सिंस ये जितने भी फैक्टर हैं जिसके ऊपर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी पीपीसी का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, वो सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव फैक्टर हैं। कैसे फैक्टर हैं, कंस्ट्रक्टिव फैक्टर हैं। इसीलिए ये एक टाइप का कैसा है, कंस्ट्रक्शनल कांस्टेंट है। कैसा है, कंस्ट्रक्शनल कांस्टेंट। तो किसी भी पीपीसी, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वो अपने आप में कंस्ट्रक्शनल कांस्टेंट होता है। जिस दिन उसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद वो फिक्स हो जाता है, उसके बाद उसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। बट हाँ, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस by changing its area, changing its distance between the plates, and also by filling such type of material in between the plates so that the epsilon naught gets changed, है ना, उसको epsilon naught की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए, तो उससे हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू को बदल सकते हैं। तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है ये भी हमने आज देखा। इन सभी चीजों को आप एक एक करके पॉज करके नोट कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो प्लेटें जो है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कुछ मटेरियल फिल किया जाए
तो क्या उसके फर्क पड़ता है, अच्छा क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर, ये भी हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।